ठंड में 10 गरीब बहू का पुल के नीचे ससुराल। कान्हा, ओ कान्हा, अरे कहाँ छुपा बैठा है तू? बाहर आजा, देख मुझे डर लग रहा है। तभी राधा, रेखा सुनीता के पास आती हैं। क्या हुआ कान्हा, मिला क्या? नहीं दीदी, पुल के नीचे हर तरफ छान मार कर देख लिया, लेकिन कान्हा का कहीं कोई अता पता नहीं है। मुझको तो अब डर लग रहा है कहीं कान्हा इस गहरी नदी में डूब तो नहीं गया। भगवान के लिए ऐसा मत बोलो रेखा, अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रह पाऊंगी, इस नदी में डूब कर मर जाऊंगी। तभी नदी से तैरते हुए नरेंद्र सुनील बेहोश हालत में उसे लेके आते हैं और गुस्से में बोलते हैं, तुम लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? पता है नदी में बहकर चला गया था। नदी कितनी गहरी है तुम लोग अच्छी तरह से जानती हो। कोई ऊंच नीच हो जाती तो क्या करते? तुम लोगों को पता है कि हम इतनी जोखिम भरी जगह में रहते हैं जहाँ जान का खतरा बना ही रहता है। अरे वो तो भलाओ भाभी, जो मैं और भैया वहाँ नदी के बीचों बीच में मछलियाँ पकड़ रहे थे तो हमने कान्हा को बहते हुए देख लिया, वरना आज अनर्थ हो जाता। अरे इस खतरनाक चलते फिरते पुल के नीचे रहने में जान का डर तो लगा ही रहता है। यहाँ के हालात ऐसे हैं जैसे एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई। कौन है ये परिवार? इन लोगों के सामने ऐसी भी कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गईं जो इन्हें इस खतरनाक हाईवे पुल के नीचे इस तरह चारों तरफ घिरी नदी के बीच छोटे से जमीन के टुकड़े पर जान को जोखिम में डालकर रहना पड़ा था? इस मजबूरी भरे मंजर को समझने के लिए हमें पिछली कहानी को देखना होगा, जहां गरीब गोदावरी की 10 बहुएं अनीता, सुनीता, रेखा, राधा, चंपा, जूली, पुष्पा, भारती, कोमल, सुभद्रा कच्चे मकान के अंदर उदास बैठी हैं। पूरा परिवार भूखा है। माँ बहुत जोर की भूख लगी है, खाना बना दो ना। हे भगवान, बच्चे बार बार खाना मांग रहे हैं मगर हम बहुएं बनाए भी तो क्या, घर में अनाज का एक दाना नहीं पड़ा है। कल तो वैसे भी हमने बच्चों को बासी रोटी खिलाकर उनका पेट भरवा दिया था, लेकिन 2 दिन हो गए हमारे घर का चूल्हा जले हुए। हर बार सर्दियों के मौसम में हमारे घर के हालात इतने खराब हो जाते हैं कि खाने के भी लाले पड़ जाते हैं। 10 बहू की बातें सुनकर उनके पति लोग खुद को कोसने लगते हैं। अरे हम 10 भाइयों के रहते हुए भी हमारा परिवार, बीवी, बच्चे और तो और हमारी बुजुर्ग माँ भी भूखी है। अरे लानत है हमारे होने पर। बड़े भैया, आप खुद को क्यों दोष दे रहे हैं? सारा का सारा कसूर हमारी गरीब किस्मत का है। ऊपर से इस ठंड के कहर भरे मौसम में लेबर काम धाम भी तो नहीं चलता है। अब हम 10 की 10 बहू को ही कोई जुगाड़ लगा रख के अपना परिवार का पेट भरना होगा। इस तरह ठंड में सबका भूखा रहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तभी रेखा घर में थोड़ा बाजरा पड़ा देखती है। देखो, घर में थोड़ा बाजरा रखा है, मैं इसी को चक्की में पीसकर इसकी रोटियां बना लेती हूँ। और आंगन में हमने जो धनिया के पौधे बोए हैं उसे ही ले आओ, उसकी चटनी पीस लेंगे तो पूरा परिवार खा लेगा। इस तरह गोदावरी देवी की 10 जुगाड़ू बहू खाने की व्यवस्था करती हैं और पुष्पा परोसती है। चलिए सब लोग आ जाइए, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी और चटनी है, खा लीजिए। ठंड का मौसम है, नहीं तो ठंड हो जाएगी। 2 दिन भूखे गरीब ससुराल वाले खाने लगते हैं। तभी गोदावरी अपनी बहुओं की बढ़ाई करती है। जुग जुग जीती रहो मेरी बहुओं, हर बार तुम 10 की 10 दुख संकटों में कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेती हो। भगवान का शुक्र है हम लोग भले रूखी सूखी रोटी खा रहे हैं, लेकिन कम से कम हमारे पास अपनी छत तो है, वरना इस सर्दी के मौसम में ना जाने कितने लोग सड़कों पर भटकते हैं। इतनी देर में कर्जदार मक्खन चंद उसके दरवाजे पर आ जाता है। चलो भाई, बहुत खाना पीना हो गया, अब मेरा घर खाली कर दो। अरे किस हक से तुम हमारे घर को अपना घर कहने का दावा कर रहे हो? शराफत से चले जाओ यहाँ से। अरे ओ गोदावरी देवी, बाकायदा नकद लिया था तुम्हारे बेटों ने और मैंने जो मोहलत दी थी उसमें ये मेरा कर्जा भर नहीं पाई। क्यों भी जनानी हो, बोलते क्यों नहीं हो? मुंह में क्या दही जमा ली है 10 ने? माँ, महाजन जी सही कह रहे हैं। हमने पिताजी के इलाज के लिए कर्जा लिया था, मगर वो अब तक नहीं भर पाए, तो हमें घर खाली करना पड़ेगा। इस तरह सर्दी के कहर ढाते मौसम में गरीब ससुराल वाले 10 बहू लेकर बेघर होकर भटकते भटकते एक हाईवे पुल के नीचे आ जाते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही तेज रफ्तार में गाड़ियां चल रही थी, जहां बर्फीली हवाओं से चंपा और राधा की गोद वाले बच्चे रो रहे थे। चुप हो जा मुनिया, चुप हो जा, शाम ढल रही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। अभी तक घर का कोई बंदोबस्त नहीं हो पाया, हम कहाँ रहेंगे? ऊपर से ठंड भरा मौसम है। तुमने सुना नहीं था चंपा, मकान वाले पहले ही एडवांस मांग रहे हैं और हमारे बेचारे पतियों के पास अभी कोई काम काज नहीं है, तो वह एडवांस में पैसे कहाँ से देंगे? फिलहाल तो हमारे पास बस इस पुल के नीचे की जगह ही बच गई है। अब हम सबके पास यहीं रहने के सिवा कोई चारा नहीं है।
लेकिन हम उस पुल के नीचे की सूखी जमीन तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि बीच में तो ये गहरी नदी पड़ी हुई है। अरे बहुओं, तुम लोग तो इतनी जुगाड़ू हो, कोई जुगाड़ लगा लो ताकि पुल के नीचे उस हिस्से तक पहुंचा जा सके। तभी चंपा जुगाड़ की तलाश में इधर उधर देखती हैं, जहां उसे पेड़ ही पेड़ दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर कितने सारे हरे भरे पेड़ हैं, हम इसे अपने लिए नाव बना लेते हैं। अब 10 बहुओं के साथ उसके पति भी उसके साथ नाव बनाते हैं और पूरा परिवार पुल के नीचे वाली जगह पर पहुंच जाता है। हम लोग इस पुल के नीचे पहुंच तो गए हैं, लेकिन घर कैसे बनाएंगे? यहाँ तो पेड़ नहीं है, तो क्या जुगाड़ लगाएंगे? तभी रेखा राधा पुल के नीचे वाले हिस्से में बड़े बड़े घास उगे देखती है, जो कि पीले होकर सूख कर पुले बन गए थे। ये देखो, पुल के नीचे कितने सारे सूखे पुले हैं। चलो इससे अपने परिवार के रहने के लिए झोपड़ी बना लेते हैं। लगता है कोई इस जगह पर आता जाता नहीं था ना, इसलिए पुल की झाड़ियां ही झाड़ियां लगी हुई हैं। अब 10 बहुएं जुगाड़ से टिकाऊ झोपड़ी बना लेती हैं, मगर पुल के ऊपर दिन रात गाड़ियों के चलने से शोर रहता। वहीं पुल काफी कच्चा पुराना और कमजोर हो चुका था, इसीलिए बेचारी 10 बहू के पुल के नीचे बसे इस घर में बालू रेत मिट्टी झड़ती रहती थी। जहां जूली खाना बना रही थी, तभी इस बार पुल पर से एक ईंट गिरकर नीचे आती है। हे भगवान, आज तुम्हें बाल बाल बच गई, वरना अगर इतनी ठंड में ये ईंट मेरे सर पर लग जाता तो जान चली जाती। पता नहीं किस नास पीटे ने ये पत्थर ऊपर से फेंका होगा। उन्हें समझ में नहीं आता क्या कि पुल के नीचे भी कोई परिवार रहता होगा। इस दुनिया में सब लोगों के पास अपनी अपनी टेंशन है। कोई भला क्यों सोचेगा कि इस पुल के नीचे हम 10 गरीब बहू का ससुराल बसा हुआ है। हमें ही सावधानी बरत कर रहना होगा। मगर आखिर कब तक हमारा परिवार इस पुल के नीचे रहेगा? वैसे भी ये पुल कितना कच्चा और कमजोर है। गाड़ियां ऊपर हाईवे पर चलती हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि हमारा नीचे बसा घर हिल रहा है। भगवान ना करे, लेकिन किसी दिन ये पुल अगर टूटकर हमारे घर पर गिर गया तो हम सब के सब मर जाएंगे। हमें जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़कर एक किराए का कमरा ले लेना चाहिए। वैसे भी ठंड का मौसम है, ऊपर से इस गहरी नींद के चलते रात में एकदम बर्फीली हवा घर में घुसती है। हाँ, मगर हमारा परिवार भी तो बड़ा है। एक कमरे में हम सब लोग समा भी तो नहीं सकते। 2 कमरे तो चाहिए होंगे, और अगर किराया नहीं देंगे तो कोई कमरा क्यों देगा? मुझे लगता है हम 10 बहू को भी अपने पतियों के संग में लगकर कमाना होगा। मगर ये पुल के नीचे वाला घर चारों तरफ नदी से घिरा हुआ है, तो हम यहाँ पर क्या ही कर सकते हैं? अरे ये नदी हमारे लिए लाभकारी हो सकती है। हम इसमें से मछली पकड़कर बेच सकते हैं। और देखो, इस नदी के आसपास में कितने सुंदर सुंदर ऊंट कटार के पेड़ भी लगे हुए हैं। हम इसे भी बेचकर कमा सकते हैं। मगर ये कांटे वाले पेड़ कौन खरीदेगा? अरे तुम्हें नहीं पता क्या? बड़े बड़े अमीर लोगों के घर में ये पेड़ शो पीस के लिए लगा कर रखते हैं। इसे कैक्टस का पौधा कहते हैं। इस तरह 10 जुगाड़ू बहुएं अब पुल के नीचे मिलने वाले कैक्टस के पौधे, चमकीले पत्थर और ताजी मछलियां निकालकर उसको उसी चलते फिरते हाईवे पुल के ऊपर ले जाकर बेचती हैं, जिससे उनकी खरीदारी ज्यादा हो जाती है। मछली ले लो, मछली, ताजी ताजी मछली ले लो। कैक्टस के पौधे ले लो साहब जी, मात्र 100 रुपए में। जुगाड़ू सामान बेचकर अब 10 बहुएं पुल के नीचे रहकर अपने रोजगार का साधन ढूंढ चुकी थी। मगर जब भी रात को नदी में शीतलहर उठती तो कई बार उनके पुले की झोपड़ी को तहस नहस कर डालती थी, जिससे बेचारी बहू की मेहनत बढ़ जाती। ऊपर से हाईवे का पुल गाड़ियों की भीड़ भाड़ से हिलता डुलता महसूस होता, इसलिए वो कभी भी गहरी नींद में नहीं सो पाती थी। अब बस हम लोग इस पुल के नीचे और नहीं रहेंगे। मुझे मेरे बच्चे की जान प्यारी है, और हम सब लोगों की भी। चलिए यहाँ से निकलते हैं। मगर इस जगह को छोड़कर और कहाँ जाएंगे? किराए के घर में हम 10 बहुओं ने पैसे जोड़े हुए हैं। और इस तरह अंत में गोदावरी की 10 बहुएं उस पुल के नीचे से अपने परिवार को निकालकर किराए के घर में ले आती हैं। तो वहीं अब सर्दी का मौसम भी थोड़ा कम होने के बाद सबके पति का काम धाम दोबारा से शुरू हो चुका था, जिससे 10 बहुओं के ससुराल वालों की मुश्किलें आसान हो चुकी थी। बहू, ओ सुनीता बहू, अरे आज 10 तारीख हो गई। कमलेश को पैसे मिलते हैं ना? कितने पैसे मिले हैं उसे? जी माँ जी, अभी तो उनके 8,000 ही आए हैं 12,000 में से, और बाकी के पैसे मालिक ने काट लिए छुट्टी के, और इन पैसों में से 6,000 बच्चों की फीस भर दी। 2,000 बचे हैं माँ जी, मैं आपको देने ही वाली थी, ये लीजिए। बहू, मैंने उसे कितनी बार बोला है कि अगर इतने कम पैसे लेगा हमेशा, तो हम इस घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये तो तुम्हारे बाबूजी ने महल जैसा घर खड़ा कर दिया है, लेकिन इसको चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। वो तो अच्छा है मेरा रवि बेटा विदेश से कुछ पैसे भेज देता है। इतना पढ़ाया लिखाया है, काम तो करेगा ही, लेकिन इस निकम्मे ने तो कभी पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। देखो माँ, ऐसी बात नहीं है। आप भी जानती हैं कि
आपने मेरा ट्यूशन कभी नहीं लगाया, ना ही आपने मेरे ऊपर ध्यान दिया। बस पिताजी को ही मेरी फिक्र थी और आपको अपने लाडले छोटे बेटे की। उसी का नतीजा है कि आज मैं इस जगह पर हूँ। जो भी सही, अपने बीवी बच्चे को पाल तो रहा हूँ। बेटा, गली के कुत्ते भी अपने पिल्लों को पाल लेते हैं। और क्या किया है तूने, मुझे ये बता। कुछ सीख अपने छोटे भाई से। इतने में दरवाजे पर रवि विदेश से आकर अपनी शादी की हुई पत्नी शोभा को लाता है। माँ जी, आप बात तो ठीक कह रही हैं, लेकिन फिलहाल आपकी छोटी बहू और छोटे बेटा आ गए हैं। गृह प्रवेश कर दीजिए ताकि मैं अपने महल जैसे ससुराल में आ जाऊं। अरे तुम दोनों आ गए, मैं तुम्हारी ही राह देख रही थी। सुनीता बहू, आरती की थाली लेकर आ। जी माँ जी। सुनीता आरती की थाली लाकर सास को देती है और सास अपनी छोटी बहू की आरती कर उसका गृह प्रवेश करवाती है। कुछ दिन गुजरते हैं। बड़े से महल जैसे ससुराल की चकाचौंध शोभा की आंखों में बस जाती है। साथ ही उसे आते ही जेठ और जेठानी की गरीब हालत का भी पता चल जाता है। एक दिन वो अपना पास्ता बनाकर कमरे में खा रही होती है कि जेठानी के दोनों बच्चे आकर हाथ से उठाकर खाने लगते हैं। वाह चाची, ये पास्ता तो बहुत टेस्टी है। मेरा एक अमीर दोस्त स्कूल में लेकर आता है, वो हमें कभी नहीं खिलाता। अच्छा हुआ आपने हमें खिला दिया। हाँ चाची, ये बहुत अच्छा है। आप ये प्लेट हमको दे दो, आप और रसोई में से पास्ता लेकर खा लेना। What the hell is this? तुमने मेरी पास्ता के प्लेट को झूठा कर दिया और इसे गंदे हाथ लगा दिए। तुम्हें अकल नहीं है क्या? तुम्हारी करीब माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? ऐसा कहते ही शोभा दोनों बच्चों को चांटा मारकर पास्ता फेंक कर देती है। बदतमीज कहीं के, खाने भी नहीं दिया। चाची ने मारा माँ। दोनों बच्चे रोते हुए अपनी माँ के पास जाते हैं। पूछने पर वो दोनों बच्चों को शोभा के कमरे में लेकर आती है। शोभा, मेरे दोनों बच्चे बहुत छोटे हैं। अगर उन्होंने तुम्हारा पास्ता खा भी लिया था तो क्या हो गया और बन जाता। ऐसे मारा क्यों? मारो नहीं तो आरती करूं? आपके बच्चों ने बिना पूछे मेरी प्लेट में हाथ डाला और मेरा पास्ता खा लिया। ऐसी परवरिश करती हैं आप? गरीब रहोगी तो बच्चों को ये सब कभी नहीं खिला पाओगी, तभी तो बच्चे ऐसी हरकतें कर रहे हैं। भाई साहब को बोलो पैसा कमाए। बस करो शोभा, तुम बात को कहां से कहां लेकर जा रही हो। छोड़ो चलो बच्चों। ओह, कहाँ जा रही हो आप? पहले मेरे रूम को साफ करो, ये जो गंदगी करी है। दोनों बच्चे चले जाते हैं और सुनीता उसके कमरे की सफाई करके आकर अपने बच्चों को डांटती है। कुछ दिन गुजरते हैं। सुनीता के हाथों का खाना शोभा को पसंद नहीं आता और उसकी गरीबी से भी चिढ़ने के कारण एक दिन शोभा सास को भड़काते हुए कहती है, माँ जी, मुझे आपकी इस महल जैसे ससुराल की और जेठ जेठानी की भी बहुत फिक्र है, लेकिन मेरे पति के पैसों की कमाई पर इस घर का खर्चा चल रहा है। इस आड़ में जेठ जी कुछ नहीं कर रहे। बेहतर होगा जो इसका असली हकदार है यानी कि मेरे पति, आप उनको ये महल दे दीजिए और सामने वाली झोपड़ी जेठानी जी को। तभी जेठ जी लाइन पर आएंगे, वरना वो कभी भी मेहनत करने की कोशिश नहीं करेंगे। हाँ बहू, तू बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं ऐसा ही करूंगी। सुनीता बहू, अभी के अभी फौरन यहाँ। स्वर्णा की आवाज सुनकर फौरन सुनीता और उसके बच्चे आते हैं। माँ जी, क्या हुआ? होगा तो अब बहू, मैं इस घर का बंटवारा कर रही हूँ, जिसमें तेरा हिस्सा बाहर वाली झोपड़ी है और ये हिस्सा शोभा का है। और मेरा ये फैसला तेरे पति की कम कमाई की वजह से है। इस पर मुझे और कुछ भी नहीं सुनना। चुपचाप अपना सामान ले और अपने बच्चों को लेकर वहाँ चली जा। माँ जी, ऐसे मत कीजिए, वो मेहनत कर तो रही है। दादी, आप हमें कहीं भेज रही हो? इस महल के बाहर सामने वाली झोपड़ी में अब से तुम लोग वहीं रहोगे। ये तो एक दिन होना ही था। काफी गिड़गिड़ाने पर भी स्वर्णा उसकी एक नहीं सुनती और मजबूरन सुनीता को अपने दोनों बच्चों के साथ टूटी सी झोपड़ी में आना पड़ता है, जहां ठंड की वजह से बच्चों की कुल्फी जमने लगती है। माँ, यहाँ बहुत ठंड लग रही है। माँ, यहाँ तो कोई बिस्तर भी नहीं है, मुझे लेटना है, क्या करूँ? तुम चिंता मत करो, मुझे 2 मिनट दो, मैं यहाँ की सफाई करके आग जला लेती हूँ, कमरा गर्म हो जाएगा। सुनीता अपने बच्चों के लिए उस झोपड़ी की सफाई करती है और फटे हुए कंबल को जमीन पर बिछा देती है, जिस पर बच्चे आराम से लेट जाते हैं। और टूटी हुई खिड़की से आती हुई हवा को रोकने के लिए वो खिड़की पर किसी गत्ते को वहां लगाती है कि उसके हाथों में ही कील चुभ जाती है। इसे भी अभी होना था। बच्चे कुछ ही देर में खाना मांगेंगे, मुझे जल्दी से चूल्हा बना लेना चाहिए, शाम होती जा रही है। सुनीता अपनी उंगली की परवाह न करते हुए ठंड में ईंट और मिट्टी से चूल्हा बनाकर बचे 30 रुपए से दाल चावल लेकर आती है और बच्चों को बनाकर खिलाती है। माँ, ये कैसे दाल चावल है? जैसे हम अपने महल जैसे घर में खाते थे, ये वैसे नहीं है। हाँ माँ, आपने तो दाल भी नहीं छौंकी। बच्चों, ऐसी खाने की आदत हम सबको डालनी होगी।
शाम को कमलेश आता है तो बच्चे बाहर से ही उसे अपनी झोपड़ी जैसे घर में ले आते हैं। उसे ये देखकर बहुत बड़ा धक्का लगता है। धीरे धीरे उनके दिन गुजरते हैं। बच्चे स्वेटर के लिए तरसते हैं तो सुनीता खुद बच्चों के लिए स्वेटर सिल देती है और बोरी से उनकी रजाई बना देती है। वहीं गरीबी में आटा गीला वाली बात हो गई थी। दूसरी तरफ अमीर देवरानी महल जैसे ससुराल में सास को भड़काकर अपने इशारे पर नचाती है और अब घर का कोई भी काम न करके सास से ठंड में झाड़ू पोछा करवाती है, खाना बनवाती है। अरे मेरी बूढ़ी सासू माँ कहाँ रह गई? अब खाना बना कि नहीं? अगर खाना जरा सा भी ठंडा हो गया ना तो सर्दी में मैं ठंडा खाना तो खाती नहीं हूँ, दोबारा बनवा दूंगी तब आपसे। ले बहू, ये रहा खाना। मैंने तेरी उस दिन की बात नहीं मानी होती तो आज मेरी बहू और मेरे पोता पोती गरीबी में ठंड में ऐसे परेशान नहीं होते और ना मेरी ये हालत होती। चलो, आपको एहसास तो हुआ कि आपकी छोटी बहू कितनी घमंडी, चालाक और कामचोर है। मैं यहाँ की नहीं हूँ ना माँ जी, विदेश की रहने वाली बहू हूँ। ऐसे लक्षण होना तो लाजमी थे। मेरा बस चलता तो ये महल अपनी बड़ी बहू को देती। अब तो माँ जी ये मेरा हो गया। एक दिन ठंड में शोभा जानबूझकर अपनी सास का गर्म पानी से हाथ जला देती है। बेचारी की आवाज गरीब बहू के कानों में जाती है और जब स्वर्णा घर से बाहर आती है तो सुनीता अपनी सास के जले हाथों पर मलहम लगाती है। बहू मुझे माफ कर दे, मैं उसकी बातों में आ गई और मैंने तुझे घर से बाहर कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, आपकी बात सुनना मेरा फर्ज था। आप मेरे पास ही आ जाइए। बहू मुझे तेरे पास बिल्कुल नहीं आने देती। तभी दो सरकारी अधिकारी बुलडोजर मशीन के साथ आते हैं। माताजी, क्या ये महल जैसी प्रॉपर्टी आपकी है? नहीं, इसकी मालकिन मैं हूँ। बोलो। दरअसल हमें ये कहना था कि आपकी महल जैसी प्रॉपर्टी इलीगल है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर ये महल बना हुआ है जिसे फौरन गिराने के लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है, वो भी आज ही, क्योंकि फ्लाईओवर बनने की तैयारी होगी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये मेरा महल जैसा घर आप क्यों तोड़ेंगे? ये गलत है। मैडम, ये गवर्नमेंट के पेपर आप खुद पढ़ लीजिए। ऑर्डर तो फॉलो करना पड़ेगा वरना सब तोड़ ताड़ दिया जाएगा। आप अपने जरूरतमंद की चीज यहाँ से ले जा सकती हैं और कंपनसेशन में आपको 10 लाख रुपए मिलेंगे। 10 लाख मिलेंगे? ठीक है, मैं इसी को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ और बुढ़िया कहीं भी जाए मुझे कोई मतलब नहीं। शोभा फौरन अपने पति और अपना सामान पैक करके 10 लाख रुपए का चेक लेकर जा ही रही होती है कि दूसरा अधिकारी कहता है, और ये झोपड़ी किसकी है? साहब मेरी। बधाई हो, आपकी प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। यहाँ पर मॉल बनने वाला है। सरकार आपकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आपको पूरे 20 करोड़ रुपए देगी। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? क्या 20 करोड़ रुपए मेरी झोपड़ी वाली जगह के? देखा बहू, भगवान ने तेरे साथ सही कर दिया। जी जी, मैं तैयार हूँ। कहाँ साइन करना है? यहाँ। ये बाजी कैसे पलट गई? मेरे महल से मुझे ही बेदखल होना पड़ रहा है और उस झोपड़ी वाली जिठानी को 20 करोड़ रुपए। देखा बहू, जैसे को तैसा। गुस्से में शोभा वहां से 10 लाख रुपए लेकर चली जाती है और विदेश में पति के साथ रहने लगती है और झोपड़ी के मिले 20 करोड़ रुपए से सुनीता अपने बच्चों का भविष्य बनाती है। एक कोठी लेकर सास और अपने पति के साथ रहने लगती है। साथ ही अपने उन पैसों को पति के बिजनेस में लगाती है, जिसके बाद कमलेश भी बड़ी सी कंपनी को चलाने लगता है और गरीब जेठानी की जिंदगी संवर जाती है। कहते हैं ना, भगवान भी उन्हें ही फल देते हैं जिसको जरूरत होती है। जैसा कि हमारी कहानी की देवरानी जेठानी के साथ हुआ, जहां देवरानी को महल वाले ससुराल के कम तो वहीं जेठानी को अपने झोपड़ी जैसे ससुराल के करोड़ों रुपए मिले। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कमेंट में हमें जरूर बताइएगा।